Very good evening to all of you. This is Shantanu Roy here from City Art Factory. Today we have gathered here to meet one of the celebrity artists from art world, the living legend, Maestro, Mr. Vijender Sharmaji. Please welcome Mr. Vijender Sharmaji from Delhi. Namaskar. 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 Welcome to our show, sir. Thank you. Welcome, sir. How are you, sir? Fine, I am good. Just make you All right. painting. Yes. How is your health? So, Exactly. Excellent. good. You have to be. अच्छा तो रहना ही पड़ेगा. Welcome, sir. Welcome. I'm very happy to see you. So there is a very beautiful painting behind you. So could you please tell me, have you done it recently? Yeah, this I is my think- latest painting. Could you please tell me the thought process while creating this amazing work, sir? इस पेंटिंग का टाइटल है पजल ऑफ लाइफ और यू कैन से सॉल्विंग द पजल ऑफ लाइफ। असल में जब इंसान पैदा होता है तो बहुत प्योर होता है, बहुत सुलझा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे इस समाज में, इस सोसाइटी में आता रहता है तो वैसे वैसे ही वो अपने आप को थोड़ा ऐसा करप्ट होने लगता है। और जैसे कि एक पजल होती है, उसमें रेड कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, सब सेट होते हैं अपने आप में, एक डिफॉल्ट मोड पे होता है। तो लेकिन इसमें होता क्या है कि जहाँ पे डिफॉल्ट मोड से थोड़ा सा मूव किया, बस वहीं से फिर ये उलझन शुरू हो जाती है और लोग इतना सुलझाने के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं, बहुत बहुत उलझ जाते हैं, और मुझे लगता है कि पूरा जीवन ही बीत जाता है इस उलझन में। कोई कोई मास्टर होता है जो इस पहेली को सुलझा पाता है, तो उसी से इंस्पायर होकर ये मैंने बनाया है। अच्छा। ये जो माइंड है, जहाँ पे ये होता है ब्रेन, जहाँ पे हमारे इनर होता है, तो उसको ये सुलझाने की कोशिश कर रहा है। आँख कहीं है, नाक कहीं है, फेस कहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन समाज में वो शो ऑफ ये करता है कि जैसे ये सब कुछ सही है, जैसे ये मास्क है। सर, आपका मैक्सिमम पेंटिंग्स में आप मार्क्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो, ऐसा क्यों? ऐसा ये सोसाइटी में यही देखने को मिलता है कि बहुत लोग होते हैं, मोस्टली लोग होते हैं ऐसे कि जो मास्क लगा के घूमते हैं। उसी से इंस्पायर होकर मैं ये मास्क बनाता हूँ। हमारा सोसाइटी में लोग मैक्सिमम लोग उनका चेहरा को छुपाना पसंद करते हैं, इसके लिए। हाँ, मोस्टली लोग छुपा के रखते हैं, तो ये एक तरीके से सटायर है, व्यंग्य है ये इस समाज के ऊपर। Yes, that's really amazing, sir. Amazing work. Very beautiful work. The cube part is very interesting. So problem को सुलझाने के चक्कर पे खुद ही उलझ जाते हैं। रहने के चक्कर में और ज्यादा उलझ जाते हैं। ये जो क्यूब है, जो पहेली है, उसको सुलझाने के लिए बहुत सुलझा हुआ दिमाग चाहिए, बहुत सुलझा हुआ इनर चाहिए। लेकिन जहाँ पे इनर करप्ट हुआ, फिर सुलझना फिर मुश्किल है। Sir, we are very curious to know about your childhood, sir. Please tell us something. मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और ईस्ट दिल्ली में। उस समय में, मतलब हमारे समय में तो दिल्ली इतनी डेवलप नहीं थी, पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। और मेरा जो जन्म हुआ ईस्ट दिल्ली में हुआ, वहाँ पे जो खेत थे और गांव भी दूर दिखता था कि मौजपुर गांव वो दूर है, और वहाँ पे नहरें थी, ग्रीनरी थी बहुत, जंगली जानवर वहाँ पे रहते थे, बंदर थे, मोर थे, लोमड़ियाँ थी, खरगोश, सांप, तो ये सब ऐसा वहाँ पे था। तो ऐसी जगह पे मेरा जन्म हुआ है। तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, धीरे धीरे वो गांव जैसा बन गया, फिर गांव से फिर कस्बा जैसा बन गया। तो ऐसा वो रहा। तो बचपन मेरा वैसे बहुत अच्छे नेचर में बीता है, जिसको कहते हैं नॉन पोल्यूटेड। तो उसमें मेरा बचपन बीता है। स्कूल भी जो हमारा था, स्कूल में भी वहाँ पे शुरू में जब एडमिशन हुआ तब तो कोई कमरे भी नहीं थे। बाहर पेड़ के नीचे ग्रीनरी में हमारी घास फूस में हमारी क्लास लगती थी। जो एक टेबल थी और एक चेयर थी, वो टीचर के पास में होती थी, बाकी हम घास फूस में बैठते थे।
तो ऐसा था, लेकिन अच्छा लगता था। मतलब खेलने कूदने का भी मौका मिलता था। कई बार स्कूल की कोई बाउंड्री नहीं थी, और वहीं से अब कभी भी निकल गए, कभी घूमने निकल गए, तो कभी तालाब में चले गए, वहां पे कमल के फूल तोड़ के ला रहे हैं, कभी किसी बाग में चले गए, वहां पे अमरूद तोड़ के ला रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ था। सर इट मीन्स आपका चाइल्डहुड ब्लेंडेड था नेचर के साथ, जो अभी मिलना मुश्किल हो चुका है। प्राइमरी स्कूल ऐसा रहा, और फिर सेकेंडरी में आते आते थोड़ा वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, लेकिन था वही माहौल कि हमें क्लास में कमरे मिल गए, टेंट वगैरह भी मिल गए, और बाउंड्री भी हो गई स्कूल की। लेकिन सारा कुछ वही था जैसा, मतलब कभी भी क्लास से चले गए, कभी भी आ गए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था। और फिर हाई स्कूल ऐसे ही चला। ट्वेल्थ किया। ट्वेल्थ के बाद में फिर मैं मेरा मन था, बचपन से ही था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। तीन चीजें थी मेरे साथ में, कि आर्टिस्ट तो मुझे बनना ही है, साथ में मुझे मेरा सन्यास की तरफ भी बहुत रुझान था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत रुझान था, और आर्मी की ओके। तरफ बहुत रुझान था। तब मैं ये सोचता था कि मुझे आर्टिस्ट तो बनना ही है, फिर आगे चल के या तो सन्यासी बनूंगा या आर्मी में जाऊंगा। तो आर्मी में नहीं जा पाया, क्योंकि उस जमाने में ही, मेरी स्कूल टाइम में ही मेरी आंखों पे चश्मा लग गया था। और लेकिन फिर बाद में मैंने समझा कि आर्मी में जाने का मतलब ये नहीं है, आर्मी मीन्स ब्रेवरी या समाज सेवा। तो समाज सेवा ये नहीं कि हम आर्मी में जाके ही करें, या ब्रेवरी वर्दी पहन के ही होती है। नहीं, हमारे जीवन के अंदर इतना संघर्ष होता है, तो ये जिसके अंदर बहादुरी नहीं है, ब्रेवरी नहीं है, तो वो उसको सहन नहीं कर सकता है। और सन्यास जो है, सन्यास को समझा कि सन्यासी ये नहीं कि गेरुए कपड़े पहने तो सन्यासी हो गए। सन्यास का मतलब ये है कि अंदर का विकास, हमारा जो इनर मोस्ट है उसका विकास। तो ये कभी भी हो सकता है, कभी ये एक प्रोसेस है। तो ये तीनों चीजें लेके मैं चला, उससे मुझे आर्ट में भी बहुत ज्यादा सहायता मिली, क्योंकि लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ करता है। तो उसको मैंने बड़े संयम से, बड़े बैलेंस वे से उसको अ, बड़े अच्छे तरीके से उसको बैलेंस किया है। ओके। फिर कॉलेज ऑफ आर्ट में पता चला कि कॉलेज ऑफ आर्ट ऐसी जगह है कि जहाँ पे वहाँ पे आर्ट सिखाई जाती है। उससे पहले तो कुछ पता नहीं था। उससे पहले तो मैं, जैसे साइन बोर्ड होता है उनके पास में काम किया करता था, या फिर फिल्मी बैनर होते हैं, बुक कवर्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं, नॉवेल्स कवर्स होते हैं, तो ये सब मैं बनाया करता था। तो उससे मेरा जो एक्सपेंसिव खर्चे पानी वगैरह सब निकल जाता था। तो कॉलेज ऑफ आर्ट का जब मुझे पता चला, तो फिर मैं गया वहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट में। तो वो एकदम गांव से अलग हटके एक अलग दुनिया थी। तो वहाँ पे एकदम मॉडर्न किस्म का माहौल था। तो वहाँ पे फिर मैंने एडमिशन लिया। तो उनसे तालमेल बैठाने में मुझे कुछ समय लगा, लेकिन फिर तालमेल बैठ गया मेरा, और फिर बड़े अच्छे तरीके से वहाँ से आर्ट मैंने सीखा। क्या आपका फैमिली में कोई आर्टिस्ट थे कभी, और यू आर द फर्स्ट पर्सन? आर्ट लाइन में कोई भी नहीं था। मेरे फादर पुलिस में थे, ओके। और मेरी माँ हाउसवाइफ थी। तो घर में कोई भी आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन मेरा शौक था बचपन से ही। तो इसलिए जो मेरा मिशन था, वो उससे मैं कभी भी नहीं हटा हूँ। सर इन आवर सोसाइटी कोई प्रिविलेज होता है, किसी को ज्यादा सुविधाएं मिलते हैं, कोई अंडर प्रिविलेज होता है। आपका आपका जो आर्ट का जो जर्नी था, आपका जो कॉलेज लाइफ था, वो कैसा था? थोड़ा शेयर कीजिए। आपका स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं स्कूल से कॉलेज में गया, तो पहले तो मेरी कॉलेज में जाने की ही हिम्मत नहीं हुई, कि मुझे लगा कि इतना बड़ा, इतना मॉडर्न कॉलेज है, तो यहाँ पे कैसे कैसे मैं सरवाइव कर पाऊंगा। तो खैर, फिर मैं कॉलेज में गया, वहाँ पे एडमिशन लिया मैंने। और फिर उनके साथ में जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ में तालमेल बैठाने में थोड़ा लगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं बहुत हाई फाई फैमिली से हैं, और मैं सामान्य परिवार का हूँ। तो मुझे फील हुआ। लेकिन फिर मुझे, मेरा लगन पेंटिंग में ही थी। तो जो और जो स्टूडेंट्स थे, वो भी पेंटिंग बनाया करते थे, अपना करते थे अपना जो क्लास वर्क।
तो शुरू में मैं बड़ा कंफ्यूज रहा कि ये सही कर रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि ये कुछ अलग टाइप का कर रहे हैं कुछ। तो कुछ समय के बाद में मैं समझ गया कि ये जो अभी स्टूडेंट हैं अभी काफी पीछे हैं, और मैं जो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ यही रास्ता सही है। तो फिर मैं अपने रास्ते पे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में 6 महीने में मुझे टाइम लगा होगा। तो उसके बाद में फिर मैं अपने लाइन पे लग गया, और वो फिर सभी को मेरा काम बहुत पसंद आने लगा। सभी प्रोफेसर को, प्रिंसिपल साहब को, स्टूडेंट्स को, तो सभी को फिर कॉलेज में हो गया कि हाँ एक आर्टिस्ट है, विजेंद्र शर्मा है, सीधा साधा है लेकिन पेंटिंग अच्छी बनाता है। तो मुझे भी अच्छा लगा। ऑलराइट। हाँ, फिर बीएफए किया। बीएफए करने के बाद में फिर एमएफए किया। कॉलेज ऑफ आर्ट में से ही कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से ही मैंने बीएफए किया, और कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से ही एमएफए किया पेंटिंग से। और तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देखिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन स्ट्रगल बहुत अच्छी चीज होती है। अगर उस स्ट्रगल से आप दब गए, डिप्रेस हो गए, समझ लीजिए आप कच्चे खिलाड़ी हैं। लेकिन स्ट्रगल इतनी अच्छी चीज है कि अगर आप इससे नहीं डरे और आपने इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया, तो समझ लिए आप काफी ऊंचाई छुएंगे। आप वो चाहेंगे जो आपका मन चाहेगा, जो आपका इनर मोस्ट चाहेगा। तो मैंने यही किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट विद डिस्टिंक्शन करके निकला, और सभी को मेरा काम भी हाँ। पसंद आया। जब मैं एमएफए कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था, तो उसके फर्स्ट ईयर करने के बाद में फिर मेरा फर्स्ट सोलो शो हुआ, और बहुत सक्सेसफुल रहा। सभी को बहुत पसंद आया। कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर थे, सभी को बहुत पसंद आया। तो मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो शो मेरा पहला सोलो शो 1989 में हुआ था जी। सर कैसा महसूस हुआ था उस दिन? आपको फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला था विद डिस्टिंक्शन एंड गोल्ड मेडल। बहुत अच्छा लगा। चेंज ये लगा कि एक तो घर परिवार में चेंजेस लगा, जो ये सोचते थे कि अरे ये आर्ट में क्या रखा है, आर्ट में क्या जिंदगी खराब करनी है, कहीं पे सर्विस कर लो, कहीं क्लर्क बन जाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ वगैरह। तो मुझे ये अच्छा लगा कि उन सब ने अप्रिशिएट किया कि चलो ये लड़का है कुछ अच्छा कर रहा है, नंबर एक। दूसरे, अच्छा ये भी लगा कि जो स्टूडेंट्स मेरी लेग पुलिंग करते थे क्लास में, मुझे परेशान करने की कोशिश करते थे, कभी मेरे कलर उठा के ले जाते थे, कभी मेरा और ब्रश, कभी कुछ, कभी कैनवास भी गायब हो गए। बहुत कैनवास मेरे गायब हुए, बहुत ड्राइंग्स मेरी गायब हुई। तो बाद में उनको भी ये जवाब मिला कि विजेंद्र को रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो बचपन की जो मेरी नेचर थी कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो वही जो मेरा जो इनर था वही कॉलेज में काम आया कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरा सांस चल रहा है, जब तक मेरे अंदर होश है, तब तक तो मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, और उसी पे मैं चल रहा हूँ, और हमेशा चलता रहूँ। मतलब डिटर्मिनेशन जबरदस्त होना चाहिए, डेडिकेशन जबरदस्त होना चाहिए। ये मैंने पाया, और ये क्वालिटी मेरे अंदर है लकीली। अभी भी कुछ एक्टिविटी होती है आर्ट, उसमें तो चल ही रहा है मेरा। लेकिन जैसे सन्यासी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, आर्मी के लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, कमांडो वगैरह होते हैं, इनसे मेरा मिलना जुलना होता है, मेरे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी जमती है। तो मेरी अपनी एक दुनिया है, और शानदार दुनिया है, और इससे मैं खुश हूँ। एक्सीलेंट सर। स्ट्रगल बिना तो जिंदगी होता ही नहीं, एंड हर प्रोफेशन में स्ट्रगल होता है। तो जब भी आप कुछ करना चाहते हो सच्चा दिलो दिमाग से, आप तो सबको तो सेटिस्फाई कभी नहीं कर पाओगे, बट जब आप लगन के साथ और विद डेडिकेशन आप कुछ अचीव करना चाहते हो और आगे बढ़ रहे हो, तब जो लोग कर नहीं पाते उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एंड वो आपको हर तरह से रोकने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, आपको नीचे दिखाने का कोशिश करते हैं, आपका नाम खराब करने का कोशिश करते हैं। कोई आपने जो काम कर रहे हो, जो अच्छा काम जो कर चुके हो, उसका जिक्र कोई नहीं करेगा, आपका रोक लगाने की कोशिश करेगा हर तरह से। हाँ। तो क्वाइट नॉर्मल है प्रोफेशनल लाइफ में, बट इन योर केस
स्टूडेंट लाइफ में जब अपने कॉलेज में इसका शिकार हुआ था, तब आपको कैसा लगा था एंड कैसे आपने उस सिचुएशन को बदला? सर, जैसे आपने बताया, आपका कॉलेज लाइफ में आपका जो वो स्टूडेंट थे उस टाइम पे, आपको काफी हरास किया, परेशान किया, आपको आगे बढ़ने में रोका। किसी ने आपका कलर लेके चला गया, किसी ने आपका पेंटिंग को छुपा दिया, किसी ने आपका कैनवास को हटा दिया। so many hassles in that time. So कैसे आपने संभाला? स्टूडेंट्स की जो कुलीग थे, उनके ये समस्या थी कि हमारे साथ में बैठता नहीं है, ये हमारे साथ में कैंटीन में गप्पे सप्पे नहीं मारता, हमारे साथ में ये तफरी नहीं करता है, ये हमेशा काम में लगा रहता है, पेंटिंग बनाता रहता है। तो उनको ये एक थी कि ये काम भी इतना ज्यादा करता है और अवार्ड्स भी इसको मिल जाते हैं वगैरह वगैरह, उनका कुछ रहा होगा। लेकिन मेरा ये था, मैं उनको बोलता था कि देखो, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, अगर मैं पेंटिंग नहीं करूंगा, मैं कॉलेज का भी वर्क करता था और बाहर का भी कमर्शियल वर्क करता था, पोर्ट्रेट्स वगैरह या बुक कवर्स वगैरह, इस तरीके के मैं काम करता था। तो मैं उनको बोलता था कि अगर मेरी अर्निंग नहीं हो पाएगी, तुम्हारे तो पेरेंट्स दे देते हैं, तुम्हारी तो फैमिली तुम्हारी सपोर्ट करती है, मेरा क्या होगा? मैं तो कॉलेज में आ भी नहीं पाऊंगा, मेरी फीस कहाँ से आएगी, मेरे कलर ब्रश कैनवास कहाँ से आएंगे? तो उनका अपना सोचना था कि मैं भी उनकी तरह कॉलेज में तफरी करूं, गप्पे सप्पे मारूं, इधर उधर घूमूं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। मैं अपना कॉलेज में भी काम करता था, फिर वहां से अपने घर पे आके पेंटिंग बनाता था, और अच्छा था ये। इसी बीच में मैंने कई काम किए हैं, जैसे जब मैं बीएफए कर रहा था, तो बीएफए करने से पहले मेरी पेंटिंग पब्लिश होने लगी थी मैगजीन्स वगैरह में। तो उसी समय मेरी कोई पेंटिंग पब्लिश हुई, माधुरी माधुरी फिल्म मैगजीन आती थी उसमें। तो मेरे कोई फिल्म डायरेक्टर थे, गीतकार थे, तो उनको मेरा काम पसंद आया, उनको लगा कि ये अच्छा लगा, और उन्हीं के एरिया का था मैं। तो वो यहाँ से दिल्ली आए और मुझे ले गए बम्बई। तो फिर वहां पे बम्बई जाके मुझे मैं रामान सागर जी से मिला। तो उनको लगा कि अपने साथ में मैं पेंटिंग्स भी ले गया। तो उनको लगा कि ये कमीज का लड़का है लेकिन अच्छा काम करता है। तो उन्होंने मुझे उसी समय, एक टीवी सीरियल आना शुरू हुआ था, उसकी तैयारी कर रहे थे, विक्रम और बेताल। तो उसका उन्होंने काम दिया बनाने के लिए, तो मैंने उनको बना के दिया। उनको बहुत पसंद आया। फिर आगे चल के उन्होंने टीवी सीरियल रामायण की तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए भी पेंटिंग के लिए मुझे कहा, मैंने बनाई। और ये कहा कि यहाँ पे आप बम्बई में रहिए और यहीं से आप अपने हमारे लिए पेंटिंग बनाइए। मैंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो कॉलेज की पढ़ाई अभी नहीं छोड़ सकता। तो लेकिन मैंने जितना भी पॉसिबल हुआ बना के दिल्ली से ही उनके पास में भेजा, और टाइम टू टाइम मैं उनके पास में जाता रहता था। फिर इसी बीच में वी शांताराम जी, शक्ति सामंत जी, बी आर चोपड़ा जी, और कई ऐसी बड़ी हस्तियों से मिला, शशि कपूर जी, और काफी लोगों से, काफी लीजेंड से मिला। तो मेरा मुंबई और दिल्ली दोनों तरफ आना जाना लगा रहता था। तो वहां पे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, सुधाकर शर्मा, तो फिल्म में डायरेक्टर भी थे, गीतकार भी थे। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इस तरीके से ये चलता रहा। फिर महाभारत के लिए पेंटिंग बनाई। 87 में मैंने महाभारत के लिए पेंटिंग बनाई। 88 से महाभारत टीवी सीरीज बी आर चोपड़ा जी का आने लगा था। और इसी बीच में मैं एमएफए भी करता रहा, एमएफए करता रहा। और एमएफए तब भी मेरा ये सिलसिला चलता रहा, पेंटिंग्स का और जो कमीशन वर्क्स का। तो 1990 में मैंने एमएफए किया, पास आउट किया। उसके बाद से, तो पास आउट करने के बाद मैं पूरी तरह फ्री हो गया। फिर 96 से 95 में सोलो शो किया, सोलो नहीं, ग्रुप शो किया 95 में। उसमें हुसैन साहब, रजा सुधा वगैरह बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, उनके साथ में सोलो शो, सॉरी, बार बार ग्रुप शो किया। और फिर जो है 96 से मैंने काफी सोलो शो किए। तो तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। इसी बीच में कई बड़े अच्छे प्रोजेक्ट मिले, जैसे कलाम साहब के साथ में, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कलाम साहब के साथ में मिलने का मौका मिला। तो राष्ट्रपति भवन से मुझे इनवाइट किया गया
कलाम साहब का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो मैं वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में गया, वहाँ पे एग्जीबिशन भी की। तो जब कलाम साहब से मिलना हुआ मेरा, तो वो बहुत लगा कि बहुत ही अच्छे शानदार इंसान है। मतलब वो कहना हाँ। चाहिए कि राष्ट्रपति का जो पद था उससे भी बहुत ऊपर थे वो। तो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी इतने हम्बल, इतने नम्र इंसान थे वो। तो उनसे कभी मिलकर ये फील नहीं होता था कि हम राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। तो उनसे बड़ी बहुत अच्छी मेरी बातचीत होती थी, बहुत अच्छे रिलेशन हमारे थे। फिर राष्ट्रपति, उनकी मॉडलिंग भी की मैंने राष्ट्रपति भवन में जाके पेंटिंग बनाने के लिए। और फिर राष्ट्रपति भवन के लिए पेंटिंग बनाई जो राष्ट्रपति भवन में लगी है। और इसी बीच में और कई बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट मिलते रहे। और उनमें से एक ये भी था, फिर दोबारा प्रणब मुखर्जी साहब का पोर्ट्रेट बनाने का मौका मिला तो राष्ट्रपति भवन के लिए। तो वो पेंटिंग बनाई, पोर्ट्रेट बनाए मैंने उनके लिए। तो कई पेंटिंग्स मेरे और पोर्ट्रेट्स लगे हैं राष्ट्रपति भवन में। पार्लियामेंट हाउस के लिए भी काम किया, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। और कई बड़े अच्छे मौके मिलते रहे। तो लेकिन मेरा तो यही है कि आर्ट के लिए ड्यूटी हूँ मैं, आर्ट के लिए ही काम करना है। तो मुझे यही अच्छा लगता है, आर्ट, संन्यास, आत्मिक विकास। और इन सब के लिए चाहिए बहादुरी, क्योंकि समाज से कई बार नेगेटिव चीजें मिलती हैं, उससे भी लड़ना पड़ता है। तो वो अपने अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। एग्जैक्टली। जब आपने डिसाइड किया था कॉलेज में जाने के लिए, आर्ट को प्रोफेशन बनाने के लिए, हम्म। घर से आपका सपोर्ट मिला था या सबका अगेंस्ट में जाके आपको भर्ती होना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा? अ, देखिए, उस जमाने में आर्ट को के बारे में कुछ पता भी नहीं था किसी को। मेरे फादर पुलिस में थे, तो उनको भी कुछ नहीं पता था। उनको ये था कि आर्ट के नाम पे क्या होता है, साइन बोर्ड पेंटर। तो साइन बोर्ड पेंटर से क्या होगा। तो उनका ये सोचना था कि अगर मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने पुलिस के लिए साफ मना कर दिया था। हालांकि मैंने टेस्टिंग के लिए गया था वहां पे कि जरा देखे तो सही कि क्या क्या होता है। तो वहां पे जो जो उसमें देखते हैं, और पहले हाइट वगैरह देखते हैं, छाती फुलवा के देखते हैं, सीना फुलवा के देखते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ वगैरह करवा के देखते हैं। तो सब मैंने पास कर लिए। फिर मैंने सोचा चलो आगे देखते हैं। फिर उनका जो था रिटन टेस्ट होता है वो भी पास कर लिया। फिर इंटरव्यू था वो भी पास कर लिया। फिर जिस दिन डॉक्टरी थी, तो हमें वहाँ पे उसमें एक ट्रक में बैठा के वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टरी होनी थी वहाँ पे लेके गए, पुलिस लाइन में। तो वहाँ पे अब मैं कुछ अपनी पेंटिंग्स भी ले गया, थोड़ी छोटी पेंटिंग्स थी। तो वहाँ पे मेरे मतलब जो और पुलिस में भर्ती होने वाले लड़के थे, उन्होंने कहा कि अरे तू तो इतना अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, और तू पुलिस में क्यों भर्ती हो रहा है। तो मैंने भी कहा कि मैं पुलिस पुलिस में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं। तो मैं फिर उसके बाद से जहाँ पे उस पार्क में हमें बैठा दिया गया जिसके सामने वो हो रही थी, डॉक्टरी हो रही थी, और जिसमें तो फिर मैं वहां से वहीं से मैं वापस चला गया। और घर पे जाके मैंने बोल दिया कि मुझे फेल कर दिया गया और मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा। तो मेरा फाइनल डिसीजन ये था कि मैं पुलिस में हाँ। नहीं जाऊंगा। अगर आर्मी का होता तो पक्का है कि मैं आर्मी में जरूर जाता, लेकिन पुलिस में भर्ती मुझे नहीं होना था। तो मेरी आर्ट में लगन थी। तो और फिर मेरे पेरेंट्स भी समझ गए कि इसको पुलिस में नहीं जाना, ये तो सन्यासी बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, या आर्मी में जा सकता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और अच्छा हुआ। सर, संन्यास एंड आर्टिस्ट में अंतर क्या है? जो आर्टिस्ट होता है वो भी एक जुनूनी किस्म का होता है। उसके अंदर आर्ट के लिए भी एक जुनून चाहिए होता है अंदर, कि मैं मुझे जो मेरे अंदर है उसको ही मुझे करना है। जो सन्यासी होते हैं वो भी जुनूनी होते हैं, वो समर्पित हो जाते हैं पूरे सन्यास के लिए, इस पूरे एग्जिस्टेंस के लिए। और मैं भी इसी टाइप का रहा हूँ। आर्मी के जो लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो मुझसे वो टैली करते हैं। मैं भी बहुत जुनूनी किस्म का हूँ। तो जो मैंने ठान लिया फिर वो होना ही चाहिए, फिर वो करना ही करना है।
तो ये बचपन से मेरे अंदर था, अभी भी है, कि जो मैंने सोच लिया फिर तो वो होना ही है, फिर तो वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा डेडिकेशन मेरा है। गलत काम मैं कुछ करता नहीं हूँ, सही चीज है वो होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपका जो पेंटिंग्स है, सोसाइटी को आप क्या मैसेज आप हमेशा देना चाहते हो थ्रू योर वर्क क्रिएशन? सोसाइटी में बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई एक ही मैसेज एक इंसान को, सभी को नहीं दिया जा सकता है। सभी की अपनी सोच समझ, अपना अपना स्टेट ऑफ माइंड, अपना एक लेवल होता है। लेकिन सामान्य रूप से मैं यही कहूंगा कि जीवन बहुत छोटा होता है। बीत देखते देखते ऐसे छुटकर बीत जाता है। कभी हम छोटे बच्चे थे, कब हम जवान हो गए, कब हमारी एज बढ़ने लगी, कब इंसान बूढ़ा हो जाता है और कब इंसान विदा हो जाता है। एक ऐसा खेल है, तो इस खेल को बड़े अच्छे तरीके से खेला जाए। इस तरीके से खेला जाए कि दूसरों की लाइफ में हम कोई दुख पैदा ना करें, सुख पैदा करने का माध्यम हम बन जाए। इससे अच्छी और कोई बात नहीं। हम खुद भी सुखी रहें, औरों को भी सुखी रखें। तो अगर ऐसा हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा यही कहना है कि समाज में जिस मिट्टी में हम पले हैं, बड़े हुए हैं, तो हमारा कुछ फर्ज भी हो जाता है, नैतिक फर्ज भी हो जाता है। तो उस नैतिक फर्ज को हमें निभाना चाहिए। समाज के सुख के लिए हम कुछ कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ऐसा जीवन जीना चाहिए, एक अच्छे इंसान जैसा। हालांकि अच्छे इंसान की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। किसी टेररिस्ट के लिए अच्छा इंसान, जो कि आर्मी का जवान है, वो बड़ा खराब इंसान हो सकता है। चोर के लिए पुलिस बड़ी खराब हो सकती है। तो यहाँ पे परिभाषाएं बदल जाती हैं। लेकिन मैं कॉमनली कहता हूँ कि इंसान को अच्छे तरीके से कर्म करना चाहिए, कि जिससे दूसरे की जिंदगी में दुख पैदा ना हो, और अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी सुख पैदा हो। और जो स्टूडेंट है, आर्ट लवर्स हैं, जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके को मैं ये कहना चाहूंगा कि कितनी भी कठिनाई आए, कभी हारना नहीं चाहिए। कठिनाई हमेशा इंसान को शानदार इंसान बनाने के लिए आती है। तो इससे कितना भी कष्ट हो, अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर कभी भी डगमग नहीं होना चाहिए। इसका जो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के पीछे जितना बड़ा स्ट्रगल होगा, उतनी ही बड़ी उसके पीछे सफलता छिपी होती है। कभी हारना नहीं चाहिए, हमेशा अपनी लगन से लगे हुए अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का ऊपर आपका स्टडी काफी है, स्पिरिचुअलिटी का ऊपर आपने काफी सारा पेंटिंग भी ऑलरेडी बनाया है, उसके जी। बारे में थोड़ा। देखिए, आर्टिस्ट वही बनाएगा जो उसके अंदर होगा, या जो वो देखता होगा, जो वो सर्च करता होगा। तो मैंने देखा है, मेरे अंदर की भी दुनिया है और मेरे बाहर की भी दुनिया है। तो मैं अपने अंदर की भी दुनिया को भी देखता हूँ, अपने बाहर की दुनिया को भी देखता हूँ, इग्नोर नहीं करता हूँ, आंखें खोल के और पूरी तरह अवेकन होकर मैं देखता हूँ। तो जो मुझे फील होता है उसी को मैं पेंट करता हूँ। जैसे कि ये सामने जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसमें भी यही है कि इंसान, ये समाज एक क्यूब की तरह खेल रहा है, और क्यूब को जो जो नेचर है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। अपने नेचुरल जो डिफॉल्टेड जो है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है, और फिर उसके बाद में पूरे जीवन भर उलझा रहता है। तो मेरा यही कहना है कि देखो, जीवन एक खेल है, इसको खेलो, अच्छे तरीके से खेलो। उसके बाद में कौन अच्छा कौन बुरा, सब उसी एक, जैसे होता है ना, शतरंज के पासे में होता है, शतरंज के खेल में होता है। सभी पासों को, चाहे वो राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे सिपाही हो, चाहे हाथी घोड़ा कोई भी हो, उसको सबको एक ही साथ में, एक ही उसमें डब्बे में डाल के बंद कर दिया जाता है। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी होती है, कि अच्छा बुरा कैसा भी वो खेल खेल ले, सबको एक ही मिट्टी में मिल जाना होता है। सबको उसी, वहीं पे विदा हो जाना चाहता है, हो जाना होता है जहां से वो आया है। मिट्टी पानी, इसी धरती में से तो इंसान पैदा होता है, और इसी धरती में वो मिल जाता है। यही जीवन का परम सत्य है।
और इसी को मैं पेंट करता हूँ। मैं जीवन के खेल को भी पेंट करता हूँ और जीवन का जो परम सत्य है उसको भी पेंट करता हूँ। और ये हाँ, जो सारा कुछ खेल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। आपने जो बताया अभी तक स्ट्रगल, ये जो आर्ट आर्ट का जो जर्नी है आपका इतना सालों का, जी। काफी सारा स्ट्रगल आपको करना पड़ा फ्रॉम हम्म। बिगिनिंग। हम्म। कोई तो प्रिविलेज्ड होता है, कोई अंडर प्रिविलेज्ड होता है, किसी को ज्यादा सुविधाएं मिलता है लाइफ में, किसी को हाँ। कम मिलता है। हाँ। तो आपका स्ट्रगल भी काफी ज्यादा था, एज यू से, बिल्कुल। जैसे आपने बोला। तो इतना मेरा हिम्मत जीवन आपको कैसे मिला था, और मेरा कैसे जीवन इसको जो दूसरी स्ट्रगल था, जगह। जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा। हम्म, लेकिन उसके लिए बहुत बहादुरी चाहिए, बहुत ब्रेवरी चाहिए, जिसकी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। कुछ भी हो, मैं जीवन और मृत्यु से खेलने में जरा भी नहीं सकता। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर जीवन बहुत सपाट सपाट हो, एकदम प्लेन प्लेन हो, सब सुख सारी सुविधाएं यूं ही मिलती चली जाए, तो फिर उसमें क्या है। जैसे सपोज हम कोई मूवी देखते हैं, उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है हीरो के सामने, कोई विलेन नहीं है, कोई परिस्थितियां नहीं है, तो वो क्या है, फिल्म स्टार्ट होगी और सफलता पे ही बंद हो जाएगी। उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। जैसे संगीत होता है, संगीत के अंदर उतार चढ़ाव होता है, तो उससे एक संगीत पैदा होता है जिसमें रस होता है, वो नीरस नहीं होता। अगर यूं ही सारी सुविधाएं मिलती चली जाए और यूं ही हमें सफलता मिलती चली जाए, तो फिर उसमें क्या रस होगा, क्या मजा होगा। लाइफ में दुख और सुख पार्ट हैं, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है। तो मैं बहुत ही उसको अ, विस्तारित रूप से लेता हूँ, बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, और बड़े आनंद पूर्वक तरीके से लेता हूँ। और अच्छा है। अगर कोई आर्टिस्ट है, उसको सारी सुविधाएं मिलती जा रही हैं, सारी सुविधाएं मिलती जा रही है, और एंड हो गया उसका सफलता पे, तो उसमें क्या हुआ, क्या खेल हुआ, क्या उसमें आनंद आया, क्या मजा आया। वो प्लेन प्लेन हो गया, सपाट लाइफ हो गई। देखिए मैं तो उस खेल का खिलाड़ी हूँ जिसमें सफलता भी मिले, असफलता भी मिले, सुख और दुख। सपोज किसी कोई आर्टिस्ट है, उसको पैदा होते के साथ ही एयर कंडीशन मिलने लगे, तो वो क्या समझेगा कि गर्मी क्या होती है। किसी कोई आर्टिस्ट है या कोई पथकाराही है, वो धूप में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तपिन तपन वाली धूप में चलता जा रहा है। अगर उसको पेड़ की थोड़ी सी छाया मिल जाएगी, वो भी उसको इतना सुख देगी जितना एयर कंडीशन नहीं देगा। तो अच्छा हुआ ये, जो अच्छा हुआ कि सब तरह के मैंने दिन देखे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। सुख और दुख ये देखना चाहिए, इससे बहुत कुछ मिलता है। इससे इंसान की संवेदनाएं और ज्यादा निखरती है, वो इंसान के सुख दुख को और ज्यादा अच्छी तरीके से देख पाता है। जिस इंसान को सुख ही सुख मिला है, जरूरी नहीं कि उसकी संवेदनाएं निखर पाए, वो दूसरे के दुख को कितना महसूस कर पाए, कुछ पक्का नहीं है। तो ये अच्छा है कि सुख और दुख के खेल को मैंने खूब खेला है, और मैं खुश हूं। इसमें काफी अच्छा। मेरी हाँ, मेरी जो हाँ। इसमें जो मेरी जो नेचर है, जो ब्रेवरी है, अंदर से जो बहादुरी होती है, ये जो संन्यास होता है, उसने भी मेरा बहुत अच्छा बड़ा पार्ट अदा किया है। इसकी वजह से मेरे अंदर का बैलेंस नहीं बिगड़ा, वो बैलेंस बना रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ता। दुख होता है, कष्ट होता है, वो कष्ट तो किसी के सामने आए। पैर में अगर कांटा चुभता है, तो दर्द तो होगा ही। पैर में अगर ठोकर लगती है, तो दर्द तो होगा ही। वो चाहे कोई सामान्य आदमी, चाहे कोई ज्ञानी आदमी हो, चाहे कोई बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, दर्द तो होगा। लेकिन कौन इंसान अपना बैलेंस बना के रखता है, यह मायने रखता है। और एग्जिस्टेंस की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरे अंदर ये क्वालिटी बचपन से रही,
कि सब तरह की परिस्थितियां देखने के बाद भी मेरा बैलेंस बना रहा और मैं अपने रास्ते पे चल के बहुत खुश हूँ। जोशी जी का एक सवाल था कि आजकल अ, काफी सारा एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब रियलिस्टिक में जाने के पहले और ड्राइंग सीखने का पहले लोग एब्स्ट्रक्शन में चला जाते हैं। तो उनका सवाल है आपसे, क्या ये सही है? सर जोशी जी का एक सवाल है आपसे कि आजकल का एक ट्रेंड दिखा जा रहा है, जो जिसका ड्राइंग का सेंस नहीं है, जो ड्राइंग कर नहीं पाते ठीक तरह से, वो एब्स्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। तो जोशी जी का ये सवाल है आपसे, क्या ये ठीक है? मैं ये समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने से पहले ABCD तो सीख जाना चाहिए। अगर हम पेंटिंग बनाते हैं तो हमारी ड्राइंग तो कम से कम परफेक्ट हो जाए। ड्राइंग क्या है? हमारा जो विचार है उसकी बोन होती है। अगर अगर बोन ही करप्ट है, बोन ही टेढ़ी मेढ़ी है, बोन ही गलत है, तो आगे जो हम पेंट करेंगे वो भी गलत ही होगा। अगर कोई आर्टिस्ट कलर उठाता है और कैनवास पे लगाता है तो कुछ तो बनेगा। वो चाहे उसको एब्स्ट्रैक्ट कहें, उसको फिर एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया जाता है कि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम तो कुछ बना रहे हैं। लेकिन कोई उनसे कहे कि आप सीधी लाइन तो खींच के दिखाएं, आप कलर के बारे में क्या जानते हैं? आप रंगों के खिलाड़ी कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन कलर के बारे में क्या जानते हैं? ड्राइंग के बारे में क्या जानते हैं? कोई बिल्कुल ही अनाड़ी हो, वो भी अगर ब्रश को हाथ में उठा के और ब्रश को डिप करके कलर में और दाएं बाएं देखता हुआ कैनवास के ऊपर यूं लगा दे, तो बनेगा तो तब भी कुछ तो बनेगा। और वो कहे कि हमने ये बहुत जबरदस्त, बहुत महान कलाकृति बना दिया है, तो वो कलाकृति का भ्रम हो सकता है। अब ये अपने आप को बहकाने का एक तरीका हो सकता है कि बना तो हम कुछ पाए नहीं है, तो लोगों को बेवकूफ भी बना दें, या अपने आपको बेवकूफ बना लें। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, गलत है। पहले आर्टिस्ट को ABC सीख लेनी चाहिए और उसके बाद में XYZ की बात करें। पहले ड्राइंग सीख ले, कलर की नॉलेज आ जाए, उसके बाद में फिर वो जो भी कुछ बनाना चाहे वो बनाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट भी पेंटिंग होती है और बहुत शानदार पेंटिंग्स होती हैं और बहुत तपस्या से वो निखर के आती है। तो पहले स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि पहले वो कुछ सीख लें, रंग, ब्रश, ड्राइंग, उसमें मास्टरी करें, उसके बाद में फिर वो आगे बढ़े, तो वो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। वो धोखा नहीं होगा खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। आपका फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर अलग अलग है। कुछ फेवरेट कलर मुझे पहनने में और कुछ कलर मुझे पेंटिंग में मेरा फेवरेट है। पेंटिंग में अ, जो मेरा डार्केस्ट कलर, लाइट और डार्क का जो प्ले होता है वो मुझे बहुत पसंद है। और उसमें जैसे रेड कलर होता है, ये मुझे पसंद है। ब्राउन कलर होता है, बर्nt अम्बर कलर होता है, ये मुझे पसंद है। लाइट और डार्क का जो प्ले होता है वो मुझे पसंद है। और पहनने में मुझे ग्रे टोन पसंद है, डीप ग्रे पसंद है मुझे, डार्किश कलर पसंद है। लेकिन डार्किश ब्लैक नहीं कह रहा हूं मैं, डार्किश से मतलब डार्किश, उसमें रेडिश भी हो सकता है, ग्रीनिश भी हो सकता है, ब्लूइश भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है। वाइट भी अच्छा लगता है। कलर थेरापी बोल के कुछ है, प्रोफेशनल्स जो कलर को कलर थेरापी में यूज करते हैं, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हाँ, उनको सुकून दिलाने के लिए। इसके बारे में आपका क्या राय है? ये है कि किसी कलर को देख के, ये बताया ना कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है।
एक ही फार्मूला सभी के ऊपर नहीं अप्लाई किया जा सकता है। कोई इंसान रेड कलर देख के ही दुखी हो सकता है, उसको वो मालूम नहीं क्या दिखाई दे, उसको हो सकता है उसमें हिंसा दिखने लगे। कोई व्यक्ति रेड कलर देख के वो सोचेगा कि इसमें इसके अंदर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेड कलर देख के डरेगा या उससे कुछ वो शक्ति पाएगा। हर व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। सब लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई कम पसंद करेगा, कोई ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन अब मैं ये नहीं कि रेड ही पसंद करता हूँ, और भी कलर मेरी पेंटिंग्स में होते हैं, मुझे पसंद आते हैं। जैसा मुझे पसंद आते हैं वैसा भी पेंट करता हूँ। मैं गोल्ड कलर भी यूज करता हूँ, सिल्वर कलर भी यूज करता हूँ। मतलब थोड़ा मिस्ट्री मुझे पसंद है, जो मेरी पेंटिंग्स में, जो मेरी टेक्सचर में, जो मेरे कंसेप्ट में होती है, वो मुझे पसंद आती है। और पर्सनली भी मैं मिस्ट्री पसंद करता हूँ। मिस्ट्री चीज मुझे पसंद है। लाइफ अपने आप में एक मिस्ट्री है, ये मुझे बहुत पसंद है। और आपका पेंटिंग्स में एक 3D इफेक्ट भी बहुत प्रोमिनेंट है, कैसे कर लेते हो आप? ये जो 3D इफेक्ट जो आता है, ये असल में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, और ये इल्यूजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एग्जिस्टेंस में अगर देखें तो बहुत जगह इल्यूजन मिलेगा। आप कभी गर्मी के मौसम में आप जाइए, सड़क पे आप जाइए, तो दूर आपको दिखेगा, तपती सड़क पे दिखेगा कि कहीं दूर कहीं पानी है, कहीं तालाब है। अब सड़क के ऊपर पानी, ये कहाँ से आ गया? देखिए, इल्यूजन क्रिएट होता है। बहुत चीजों के अंदर इल्यूजन होता है, माया होता है, भ्रम होता है। जिंदगी डेजर्ट में बहुत होता है, डेजर्ट में मरुभूमि भी, या डेजर्ट ऐसा में होता है भी, वो। मरुभूमि में भी ऐसा, रेगिस्तान में भी ऐसा होता है कि दूर कहीं लगता है कि अरे वहां पे पानी है। जैसे हिरण है, हिरण दूर देखता है, प्यासा हिरण देखता है दूर पानी है, वो उस तरफ भागता है, भागता चला जाता है, तो पता चलता है कि और दूर कहीं पानी है। तो ये भ्रम, ये इंसान की जिंदगी में भी भ्रम होता है। उसको लगता है मुझे यहाँ पे सुख मिलेगा, वहां पे सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, वैसा सुख मिलेगा, और पूरा इसका जन्म इसी भाग दौड़ में बीत जाता है, और जीवन का अंत आ जाता है। तो इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। असल में अगर देखा जाए तो ये सब कुछ अपने अंदर ही होता है। तो उस इल्यूजन को पेंट करके मुझे खुशी मिलती है। जब अगर सपोज मैं बैलून बनाता हूँ तो उसमें लगता है कि ये रियल है। सपोज मैं मास्क बनाता हूँ, लगता है कि ये रियल है। कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसमें वो इल्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मैं जहां पे चाहता हूँ वहां पे डिस्टोर्शन भी करता हूँ। कई बार मैं इल्यूजन क्रिएट करने के लिए वहां पे डिस्टोर्ट भी करता हूँ। यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये बहुत हाईली रियलिस्टिक बनाया हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ पे डिस्टोर्ट किया है। डिस्टोर्ट मैं बहुत करता हूँ, लेकिन मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे डिस्टोर्ट करना है, जिससे वो बात आएगी जो हम चाहते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, जो 3D वर्क, 3D जो फीलिंग्स होता है एंड हम्म। 3D जो इफेक्ट आप देते हो या इल्यूशन है, ये वेरी डिफिकल्ट टू। किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और किसी के लिए प्ले हो सकता है। जो बनाना नहीं जानता उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि कैसे करें। लेकिन मेरे लिए तो ये प्ले है। मैं बड़े मजे से, बड़े प्लेफुल्ली मैं इसको खेल खेल में बना देता हूँ। बहुत आसान है। कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है एक पेंटिंग जो पीछे आपका सामने रखा हुआ है पीछे बनाने के लिए? मोटा मोटी एवरेज कितना टाइम लग जाता है? ये पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जो हम बनाना चाहते हैं उसको बनाने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है कि नहीं है, उसका साइज क्या है, इन कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे अंदर ये अच्छा है
कि कंसेप्ट में कभी भी कोई डाउट नहीं होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। टेक्निक में कोई डाउट नहीं होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मेरे अंदर भरपूर होती है, एक एंथुसियाज्म होता है, एक जबरदस्त एक लगन होती है कि मुझे अब ये पेंट करना है। तो मैं खुशी खुशी बनाता हूँ, और खुद जहाँ पे खुशी होती है शक्ति तो अपने आप आ जाती है। तो ये सब चीजें बहुत जल्दी मैं बना देता हूँ, काफी कम समय में मैं बना लेता हूँ, क्योंकि कहीं डाउट नहीं होता। मैं बना के फिर उसको मिटाता नहीं हूँ कि बनाया किस वैसा नहीं बना जैसा मैं चाहता था बना। तो कोई डाउट ही नहीं होता, तो जल्दी बन जाता, ना तो डाउट सब्जेक्ट में, ना ही डाउट टेक्निक में। तो बड़ी आसानी से बन जाता, तो जल्दी बन जाता है। मेरा ख्याल से अब जो पेंटिंग जब आप बनाते हैं उसके पहले आपको ड्राइंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट यू यूज कलर एंड डायरेक्ट शुरू कर देते हो एंड उसका एक रूप दे देते हो, राइट? कई बार डायरेक्ट भी होता है, कई बार ड्राइंग भी बनाता हूँ, और कई बार तो मैं अपने मोबाइल में भी ड्राइंग बना लेता हूँ, क्योंकि जो आइडिया होता है वो तो ऐसा होता है, इस सूक्ष्म आकाश में से कहीं से आ जाता है, और वो आ गया। उस समय अगर हमने उसको कैच कर लिया तो कर लिया, नहीं तो हो सकता है वो इसी अस्तित्व में विलीन हो जाए कहीं। बहुत बार ऐसा होता है, अगर हमने उसको ड्रा नहीं किया तो विलीन हो जाता है। बाद में हम सोचते रहते हैं कि कुछ था, क्या था ये पता नहीं। तो जो मेरे अंदर जो आता है, भाव आता है, उसको मैं मोस्टली ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ उसका इंडिकेशन नोट कर लेता हूँ, और फिर वही मेरी पेंटिंग का बेस बन जाता है। ओके। जनरली आप ऑयल कलर में ही ज्यादा कंफर्टेबल हो भी उसका? ऑयल में भी एक्रिलिक, ड्राइंग, पेस्टल, वाटर कलर, सभी तरह के कौन सा मीडियम ज्यादा पसंद है? मुझे एक्रिलिक और ऑयल ये मुझे अच्छा लगता है। ड्राइंग करता हूँ पेंसिल से, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो पेंटिंग बनती है तो वो तो एक्रिलिक और ऑयल से। ओके। हाँ, तो ये मीडियम मुझे पसंद है। मैं एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, डिजिटल एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, तो उसमें ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसमें इसका एक अलग आनंद है। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी, मतलब इन्वेंशन का एक अपना अलग आनंद है। तो नई नई चीजें इन्वेंट होती है, पता चलता कि अरे ये भी कुछ है। तो साइंस और आर्ट दोनों का सम्मिश्रण का ये समय है, अगर समय के अनुसार चला जाए तो मैं करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट, और समय पे ये सामने आएगा। कॉलेज लाइफ से जो जर्नी आपका रहा, अभी भी चल रहा है, तो ये जर्नी में पेंटिंग का क्या परिवर्तन या उसका क्या इवोल्यूशन आपने अभी तक नोटिस किया? जो पहले से अभी कितना चेंजेस हुआ है और किसके तरफ जा रहा है, आपका व्यू क्या है? बहुत चेंजेस हुआ है। बहुत चेंजेस यूँ हुआ है कि देखिए, रियलिस्टिक में मैं पहले से ही, शुरू से ही काफी रुझान था, और इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से रियलिस्टिक बना लिया करता था। और कॉलेज में जाके मुझे और काफी बातें पता चली, काफी नई चीजें पता चली। फिर मेरे सामने और रास्ता खुला कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है, बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कॉलेज में जब मैं पेंटिंग में बीएफए कर रहा था, तभी मैंने क्यूबिस्टिक स्टाइल में भी काम किया, सरलिस्टिक स्टाइल में, डिस्टोर्टेड और एब्स्ट्रैक्ट, तरह तरह से, अलग अलग तरह से काम किए। नॉन फिगरेटिव भी बहुत काम किए हैं। तो वो एक प्रयोग का समय था, और प्रयोग करते करते तरह तरह से प्रयोग किया, और मैं यहाँ तक आया हूँ। और अब फिर बहुत चेंजेस आने वाले हैं, ये एक प्रोसेस चल रहा है। हाँ, कंटिन्यू प्रोसेस, ये चेंज होना भी चाहिए। हाँ, अगर चेंज नहीं हो रहा हो तो फिर क्या होगा, वो मोनोटोनस हो जाएगा, वो ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे कोई संगीत होता है। अब संगीत में कोई सुर नहीं, कुछ नहीं, कोई उतार नहीं, कोई चढ़ाव नहीं, एक प्लेन लाइन चल रही है, तो क्या है वो, फिर वो तो उतार चढ़ाव तो होना ही चाहिए।
जिससे वो जीवन में एक संगीत पैदा हो, पेंटिंग में एक संगीत पैदा हो। वो एक्सपेरिमेंट्स चलने चाहिए, मोनोटोनस नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे मोनोटोनसनेस शुरू हुई, वहां पे समझ लीजिए बोरिंग शुरू हो गई, और बोरिंग में समझ लो जीवन में से रंग उड़ गया। तो जीवन का ऐसा कोई, अब रंगहीन जिंदगी कैसी होती है? रंगीन होनी चाहिए जिंदगी। बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। ऐसा लग रहा था जे हम लोग कुछ मतलब इतना स्पेल बाउंड हो चुका था। मुझे लग रहा था खाली सुनते जाओ और सुनते जाओ। So, हाँ जी। सर कैसा महसूस हो रहा है सीटीआर फैक्ट्री का इस शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अच्छा यूं लग रहा है कि आप जो हैं आर्ट फील्ड में ही कुछ कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा ही कर रहे हैं। जो भी आर्ट फील्ड में आता है कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करता है। तो मुझे ये खुशी है कि आप ये कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। तो आर्ट फील्ड को ये कुछ अच्छा ही मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। और आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे आर्ट एक्टिविटी करते रहें, जिससे आपको भी फायदा होगा, कि आपको लगेगा कि कुछ आपने सार्थक किया, और आर्ट फील्ड को भी फायदा होगा, उनको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ। नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जनरेशन से मतलब आर्ट फील्ड को या पूरी जनरेशन को ही? पूरा जनरेशन के पूरी आपके जनरेशन साथ। को तो मेरा यही कहना है, इतनी आंखें खोल लेनी चाहिए, आंखें खोल के जीवन जीना चाहिए। आपकी आंखों के सामने जीवन बीतता जा रहा है। आप पहले छोटे थे, जब बच्चे थे, पैदा हुए, फिर थोड़े से बड़े होते चले गए, फिर आप थोड़े से और बड़े बालक बने, फिर तो आप टीनेज की तरफ चले गए, फिर युवावस्था की चले गए। इसी तरीके से इंसान की एज बढ़ती चली जाती है, और बूढ़ा हो जाता है, और इंसान विदा हो जाता है। तो इसी से बहुत कुछ, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। हम अगर अच्छे तरीके से जीवन जी ले, जिसमें सुख हो, सुखपूर्वक जीवन जी ले, ऐसी क्रिया करें कि हर बार अंधेरे में से निकल के प्रकाश की तरफ तो आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए। तो दुखों से घबराना नहीं चाहिए, और क्योंकि सुख और दुख ये जीवन के खेल हैं। अंधेरा उजाला ये खेल है, दिन रात ये खेल है। इसी तरीके से जीवन का उत्थान और पतन ये सब खेल है। तो इसको अच्छे तरीके से खेलें, और कोशिश करें कि हम दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, हम अपने आप को थोपने की कोशिश ना करें, जैसे बहुत बहुत हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े धर्म अपने आप को थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हमारे जैसे हो जाओ। क्यों हो जाए? क्या जरूरत है? सब अपने अपने तरीके रहे। सपोज एक बाग है, एक बगीचा है, उसमें सभी फूल नीले रंग के हो जाएं तो कैसा लगेगा? सभी फूल पीले रंग के हो जाए, कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा सा लगेगा। हर तरह का रंग होना चाहिए, हर तरह के रंगों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि ऐसा ना हो जाए कि हम दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब करें। बहुत समाज में ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोग इतने बड़े हो गए हैं वो, कि बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ पाई कि जीवन कितना नश्वर है, और जीवन को बड़ी, इतने छोटे, इतने नश्वर जीवन को ऐसे जिया जाए कि हम किसी के लिए डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। दूसरों के लिए हम्बल होके रिक्वेस्ट हम करें कि भाई हमारे पास कुछ है, अगर आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो समाज को मेरा यही कहना है कि समाज के जो उतार चढ़ाव हैं, इनको नेगेटिवली समाज के सामने समस्या पैदा ना करें, समाज के सुख का कारण बने, ना कि दुख का। ये मेरा कहना है। और आर्ट फील्ड में भी यही कहना है यंगस्टर्स को विशेष रूप से, कि जीवन में सुख दुख
संघर्ष ये तो चला करता है। कोई नया कलाकार है, वो सोचता है बड़े सीनियर कलाकारों को देख के कि अरे ये तो बड़े मजे में है। नहीं, उनके सामने भी अलग अलग तरीके की स्ट्रगल होता है। और कुछ नहीं तो अगर कोई 80 साल की एज में बड़ा दिखता है कि चमचमाता हुआ सितारा है, तो दिखता है कि उनकी पेंटिंग क्या कमाल की है, बहुत कॉस्टली सेल होती है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इसकी क्या कीमत उनको चुकानी पड़ी है। उन्होंने अपना जीवन चुका दिया है इस स्टेटस को, इस लेवल को पाने में। तुम भी चुकाओ, तुम भी पा सकते हो। तो हर कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं मिला करती। पूरे एग्जिस्टेंस में कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं मिला करती। चाहे एक सांस हो, अगर एक सांस लेना है, सांस से क्या मिलता है? हमें जीवन मिलता है। एक सांस को लेने के लिए हमें पहला वाला सांस छोड़ना पड़ता है, जो हमें जीवन दे के विदा हो गया, जो हमारा भूतकाल बन गया है। तो जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए हमें पसीना हमें बहाना पड़ेगा। और अच्छी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ कीमत चुकाएं तो अच्छी बात है। इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए कि मुफ्त में हम कुछ भी नहीं लेंगे, हम उसकी कीमत चुकाएंगे। ये ईमानदारी इंसान में होनी चाहिए। तो अगर जीवन में संघर्ष है तो घबराना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, संघर्ष जितना बड़ा संघर्ष होता है उसके पीछे उतनी बड़ी सफलता की संभावना होती है। 1 घंटा ऑलरेडी क्रॉस्ड, तो अभी क्लोज हो जाएगा। हम्म, So I'm extremely happy to see you in this platform and मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप इतना इतना डिटेल में गहराई में जाके अपना जीवन का बारे में थोड़ा बताया, तो जी हमें काफी कुछ सीखने को मिला। एंड आशा रखूंगा आर्टिस्ट इतना जो कम्युनिटी में दे आर रिस्पेक्टेड हम्म, because of their work, because जी they are different, they are not ordinary person, so उनको भी हौसला मिले एंड एक से बढ़ के एक आगे जाए और अच्छा काम कर पाए, राइट। जी एंड हमारा देश का जो आर्ट है उसका मान भी आगे बढ़े। 1 घंटा होने में कुछ मिनट बाकी है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपको देख के काफी अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है आपको देख के। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड खुश नसीब हो आपको इस शाम को हमारे साथ पाने के लिए। मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए और कलाकारों के लिए सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक्स सर। बाय बाय बाय। बाय।